दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अब मध्य पूर्व में जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था, उसमें बजाय सीज फायर कराने के अमेरिका ने अपनी तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट करने, भागीदारी करने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। अमेरिका ने मिडनाइट एयर के नाम से, ऑपरेशन मिडनाइट एयर के नाम से एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नटांज और इस्फहान के ऊपर हमला करने का दावा किया। अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपनी तरफ से दावा किया और कहा कि वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, जीबीयू 57 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, टॉम हॉक सबसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और इन सब के साथ साथ B-2 बॉम्बर्स का भी जब इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की कोशिश और शांति की अपील करने वाले लोगों को गहरा धक्का लगा। लेकिन इन सब से आगे बढ़कर देखें तो ईरान ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जहां तक बात है, वो कार्रवाई आज भी जारी रही। और जिस प्रकार से ये फुटेज आ रही है, तेहरान टाइम्स के सौजन्य से फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल से भी छोड़कर लोगों को बाहर जाने के लिए बेचैन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इजराइल में जिस प्रकार से बर्बादी का मंजर दिख रहा है, वो ईरान से कमतर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच आईएईए का वो ट्वीट भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए, उसने अपने ट्वीट में ये दावा किया है कि उसके पास कोई खबर नहीं है कि ईरान के अंदर किसी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ हो। परमाणु विकिरण की कोई जानकारी आईएईए को नहीं है। वो कह रहा है कि कोई परमाणु विकिरण नहीं हुआ है। सवाल ये है, जितनी बार केमिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, मुझे भी एसपीडीएफ पढ़ा पता है, मुझे भी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल पता है, मुझे भी केमिकल कंपोजिशन थोड़े बहुत पता है। अगर यूरेनियम को किसी साइट से हटाया जाता है, अगर परमाणु को, एटम को कहीं से हटाया जाता है, उसके उसके बाद वहां पर हमले होते हैं, तब भी न्यूक्लियर रेडिएशन की संभावना को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, विकिरण की संभावना को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या इस तरह के दावे बिल्कुल सद्दाम हुसैन के खिलाफ जिस तरह से केमिकल वेपन्स होने के किए गए थे और इराक के शासन को, उस वक्त के शासन को बर्बाद किया गया था, क्या वही कोशिशें अमेरिका की तरफ से थी? हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि रिजीम चेंज का उसका कोई इरादा नहीं है। खामनेई के शासन को उसने कहीं से डिस्टर्ब नहीं करने की एक तरह से घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि इस युद्ध का हासिल क्या है? तो इस युद्ध का हासिल क्या है, यही समझने के लिए हम चलते हैं मध्य पूर्व वेस्ट एशिया मामलों के विशेषज्ञ फिरोज मिठी बोरवाला जी के पास। फिरोज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि अमेरिका ने जिस तरह से मिडनाइट एयर के नाम से, ऑपरेशन मिडनाइट एयर के नाम से ईरान पर हमला किया, दामित्री मेदवेदेव का एक ताजा बयान मैंने देखा है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का, जिसमें यह कहकर उन्होंने सनसनी फैला दी है कि कई सारे देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो अनकंफर्म्ड सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया है ईरान पर हमले के लिए। किस रूप से इस तीनों खबरों को आप देखते हैं और उसके आईने में आपको क्या लगता है कि आखिर इस युद्ध का हासिल क्या है? जी धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, उससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक टाइम बॉम्बिंग से कुछ होता नहीं है। अगर आपको एक्चुअली पेनिट्रेट करना है जो 90 मीटर डीप है, तो आपको बॉम्ब पे बॉम्ब आपको बहुत सारे बॉम्बिंग रन करने पड़ते। एक बार आके मार के निकल गए और ट्रम्प खुश हुआ, उससे कुछ होना नहीं था। तो ये तो क्लियर कट है। और जैसे आपने बताया कि साइंटिस्ट यूरेनियम, उनके जो भी टेक्निकल मशीनरी थी उन्होंने सब हटा दी थी, सेंट्रीफ्यूजेस भी हटा दे होंगे, और अभी कहाँ लेके गए किसी को पता नहीं है। तो और भी अभी अमेरिका के लिए संकट, इजराइल के लिए संकट खड़ा हो गया है। तो ये पूरा फ्लॉप था, ट्रम्प को एक शो करना था, वो उसने कर लिया, उससे बहुत ही खतरे में आ गया, क्योंकि रेजिम चेंज का एजेंडा ही था। नेतन्याहू लगातार बोल रहा था कि जो शाह पहलवी के बेटे हैं मैं उसको बैठाऊंगा, और वो तैयारी भी हो गई थी। वो इजराइल का झंडा लेकर घूमता है पहलवी की, उसके
बेटे ने बोल दिया, पहलू के बेटे ने, कि जो इजराइल ने हमला किया ईरान पे वो सही है, कुछ लोग मरेंगे, तो ईरान की जनता तो और भी भड़की उसके खिलाफ, क्योंकि ईरानियंस आर वेरी वेरी नेशनलिस्टिक, वो बहुत ही जी नेशनलिस्टिक लोग है, ठीक है। तो वो रेजिम चेंज का एजेंडा तो खत्म हो गया। फिर और एक बात करबला आई कि को अमेरिका। हाँ। देखिए, करबला के साथ जिनका भावनात्मक वो जुड़ाव है, आप ओह कह यस। सकते हैं कि वो अमेरिका के बॉम्ब से और हाँ। टॉम हॉक से डरने वाले में से नहीं है। इजराइल नहीं, को एकदम पहली बार एकदम जवाब दिया गया। एकदम क्या एकदम लगता है एकदम। आपको? जी जी, नहीं तो एक तो वो प्रोग्राम, फिर अमेरिका का प्रोग्राम रेजिम चेंज का ये था कि इमाम खामेनाई को मार के, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था उसको मार डालेंगे, इमाम खामेनाई को हटा के कोई मॉडरेट क्लेरिक जो उनके कंट्रोल में हो, कठपुतली बनकर वो ईरान को चलाए, ये उनका पूरा एजेंडा था, पूरा का पूरा फेल हो गया। क्योंकि रियलिटी है कि ईरान की सरकार, और मैं रेजिम नहीं बोलता, उसको सरकार ही बोलता हूँ, ईरान जी की सरकार के लिए पहले से ज्यादा समर्थन सड़कों पे आ गया है। चाहे वो अपोजिशन में रहे, मगर जब ईरान की बात आती है तो सब लोग इकट्ठे हो गए। उसमें औरतें बड़े पैमाने पे आई, खुले बाल वाली औरतें भी आई, हिजाब वाली औरतें भी आई। तो उनका अंदरूनी मामला है, पर जब तक इसराइल की बात है तो 99% कोई एका दुका होगा इसराइल के पक्ष में, मगर कुछ खास है नहीं। तो नंबर वन तो अमेरिका का प्लान टोटली फ्लॉप हो गया। दूसरी जो बात थी, एक्चुअली रेजिम चेंज का एजेंडा तो मुझे लगता है कि इसराइल में होने वाला है, कि ट्रंप अभी जी अकेला पड़ गया, सॉरी, ये नेथन्याहू भी अकेला पड़ गया है, ट्रंप मार के निकल गया। जेडी वैंस बोला कि जितना करना था कर लिया है, हम नहीं चाहते कि ईरान में सत्ता बदलना, हम तो अभी बातचीत करेंगे, अभी तुमसे बातचीत कौन करने वाला है। ओके, क्योंकि डिप्लोमेसी के नाम पे आप बिठाते हो, कभी आप इस्माइल हानी को मारोगे, कभी आप सैयद हसन को मारोगे, कभी आप रईसी को मारोगे, तो आप डिप्लोमेसी के नाम पे बातचीत में फंसा देते हो, और बाद में उसी के टाइम पे प्लान बन जाता है लीडर्स को मारना। कभी तो अमेरिका जी पे किसी को भरोसा नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो। तीसरी बात आपने जो मेडवेडेव की बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, कि बहुत सारे दुनिया में देश है जो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए तैयार है, और अभी न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये पता है कि ये ट्रंप और नेतन्याहू पागलों की जोड़ी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार से तो ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए, सब शांत हो जाएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया को लेकर एक छोटा देश है, मगर नॉर्थ कोरिया को लेकर कभी ट्रंप आग नहीं बताता, उसको पता है कि किम जोंग उन छोड़ेगा मिसाइल, अगर कुछ ज्यादा हुआ तो हर महीना वो एक आईसीबीएम छोड़ देता है। ओके, तो द पॉइंट इज के मेडवेडेव की ये बात है, वो दुनिया को बदलने वाली बात है। मेडवेडेव ने बोला होगा, पुतिन ने जब बोला होगा, मेडवेडेव उसका खास जी है, ट्रस्टेड एलाय है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो न्यूक्लियर पावर बैलेंस भी अभी मिडिल ईस्ट में बदलने वाला है। अगर ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मुझे 1 दर्जन 2 दर्जन बम भेज दो, तो फिर ट्रंप और इसराइल एकदम चुप बैठ जाएंगे। और तीसरी बात है कि जी जैसे अटैक हुआ तो तुरंत इसराइल ने इतना मारा इसराइल को, कि इसराइल के लिए एक्चुअली रास्ता बंद कर दिया ना, बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है, बेन गुरियन एयरपोर्ट खोल दो तो इसराइल खाली हो जाएगा, कौन मरने के लिए तैयार नहीं होगा। आपने बड़ा दैट महत्वपूर्ण इज सवाल उठाया। आज की फुटेज किस तरह से इजराइल में धमाके हुए हैं और किस तरह से इजराइल में बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है, वो बर्बादी का मंजर याद दिलाता है जो अभी बस चंद महीनों पहले तक जो गजा में हो रहा था। और सही बात गजा है। में इजराइल ने जिस प्रकार से तबाही मचाई थी, यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चे रोटी के अभाव में जान देने पर मजबूर थे, और जिस तरह से तैरते हुए समुद्र में लोग लकड़ी की नाव से दूसरे देशों में एसाइलम मांगने जाने पर मजबूर हो रहे थे, उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो क्या इसे माना जाए? भारत में तो नरेंद्र मोदी जी पुल गिरने को कहते हैं, कलकत्ता में कोई फ्लाईओवर या पुल गिरता है, कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड है। वाह तो इस घटना वाह। को हम क्या कहें? क्या वाकई जो हुआ है ये एक्ट ऑफ गॉड है, या ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी जो दुनिया के साथ एक्ट ऑफ फ्रॉड की स्थिति में जा रही है, इन दोनों के बीच में अब शांति का रास्ता निकलने की कोई गुंजाइश आपको दिख रही है? नहीं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला नहीं। नेतन्याहू ने तय कर लिया कि वो पूरे के पूरे गाजा के लोगों को निकाल देगा, वेस्ट बैंक से पूरे फिलिस्तीन को खाली कर देगा, उसको पूरा फिलिस्तीन चाहिए। ग्रेटर इजराइल का उनका बिब्लिकल प्रोजेक्ट है, फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस, मतलब इजिप्ट जी के पार्ट, लेबनान, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक और सऊदी, ये सबको मिलाकर उनका प्लान है। और उनको मानना है कि उनको गॉड ने जमीन दी है, यावे नहीं दी, हम तो लेकर रहेंगे। जी तो वो जो उनका जो पागलपन है, जूइश कट्टरतावाद, वो ही इसराइल को ले डुबा जा रहा है। मैंने तो 1 साल पहले बोला था कि इसराइल डूबेगा तो जितना यहूदी कट्टर सरकार आएगी वही उनको डुबा ले जाएगी, और वही हो रहा है। नहीं नहीं, उनको तो जवाब में तो ईरान ने भी कहा है कि अब यह मामला तब तक नहीं रुकेगा जब तक फिलिस्तीन का मामला, गजा का मामला नहीं निपटेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐलान ईरान तो पे उसने भी हमला, कर दिया है।
ईरान पे हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। बशर अल असद को इसलिए निकाला गया कि सीरिया पैलेस्टाइन के साथ खड़ा था। अगर आप जी बोलो कि हम फिलिस्तीन से अकेले हो गए तो इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। असद को भी वो ऑप्शन दिए थे, ईरान को भी लगातार वो ऑप्शन दिए, और ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी पॉइंट है कि अच्छा अभी ये एंड होगा जब फिलिस्तीन आजाद होगा। इधर इजराइल जी टेबल पे बैठ के समझौता कर ले, टू स्टेट सॉल्यूशन का अगर मान ले, लोगों तो आज टू स्टेट सॉल्यूशन मानने के लिए तैयार नहीं कि एक बार एक ही राष्ट्र बने जिसमें सभी इक्वल सिटीजन रहे, कोई जूइश स्टेट की जरूरत नहीं, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट बने पैलेस्टाइन में, जैसे जी 1948 के पहले था। और तभी फिलिस्तीन से बोला कि हमारा देश मत बांटो, जैसे हम लोगों ने कहा था हमारा देश मत बांटो, वैसे फिलिस्तीन बोल रहा था कि हमारा देश मत बांटो। ओके, तो अभी जी जो परिस्थिति आई, अपने करबला की सही बात की, क्योंकि आज का करबला गाजा है भाई साहब, अभी चाहिए। हम्म, तब भी लोगों ने घुटने नहीं टेके थे। इमाम हुसैन और उनके परिवार ने, प्रॉफिट मोहम्मद हम्म, की फैमिली ने सरेंडर करने से विरोध किया था कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम लोग नहीं सरेंडर करेंगे, मर जाएंगे मगर सरेंडर नहीं करेंगे। तो वो करबला का जज्बा मैंने 2010 में बोला था कि आज गाजा करबला है, और करबला हम्म, से भयंकर दृश्य आज गाजा में दिख रहे हैं। और लोगों को जी अंदाजा नहीं है शिया इस्लाम का कि बेसिकली ईरान 90% शिया है, एक पर्शियन सिविलाइजेशन है 5,000 साल से, उससे ज्यादा जी सभ्यता जितनी भारत की लेकिन सभ्यता है इतनी। हाँ, फिरोज जी एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या अमेरिका ने ऐसा तो नहीं किया कि इजराइल को किसी ऊंचे पे, वो जो कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा अपने, उसके पापा पॉलिटिशियन थे और कहावत हम लोग सुनते हैं, राजनेता थे, एक छोटे बच्चे के पापा, उसने पूछा कि भाई मुझे उस अपने पापा से कहा कि राजनीति सिखा दो। वो कहा कि ठीक है सिखा देते हैं, सीढ़ी पर, लकड़ी वाली सीढ़ी से बोला कि छत पे चढ़ जाओ। जब वो छत पे चढ़ हम्म, गया तो सीढ़ी नीचे से खींच ली। यही सही बात काम है। तो नहीं किया है, यही काम तो अमेरिका ने इजराइल के साथ नहीं किया है, क्योंकि इजराइल में जिस एकदम तरह क्या है, तबाही का मंजर दिखा है, उसके बाद के हालात तो इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। ये नहीं इराक में एकदम कुछ, ईरान में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अमेरिकी हमले से। जवाबी कार्रवाई की बातें भी हो गई। रूस के यात्रा पर ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंच गए वाया जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी समर्थन मिलता दिख रहा है ईरान को। क्या लग रहा है इजराइल को तो एकदम खुदा सही मिलाना बात है, मिसाले सनम की स्थिति है। एकदम सही बात बोले। ये यहूदी लॉबी अपनी औकात के आगे निकल गई थी। अमेरिका हम्म, में गुस्सा बढ़ रहा था पिछले जो 20 महीनों में, उसके पहले से बात हो रही थी बहुत सारे अमेरिकन से, जो बोल रहे थे कि हमारा देश हमारा है, ये जूश लॉबी चलाती रहेगी। तो अभी ये जो जी 20 महीने से जो पूरा इजराइल के खिलाफ माहौल बना है, क्योंकि ये जो नरसंहार किया है, बच्चों को मारने का किया है, जो स्टारवेशन किया है, जो हम्म, टॉर्चर किया है, जो बलात्कार किया है, तो जितना हम्म, हॉलोकॉस्ट का गिल्ट कॉम्प्लेक्स था वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो खत्म हो गया। एंटी हम्म, सेमिटिज्म बोलो तो लोग हंसेंगे, हॉलोकॉस्ट गिल्ट बोलेंगे जी तो हंसेंगे। वो पूरा जो 75-80 साल में कमाया था, वो उसने एक 20 महीने में गवा दिया है। वो गवा ही रहा था, होते हम्म, होते गाजा में खत्म कर दिया। तो हम्म, पॉइंट भी कि अभी इसराइल के पास कोई सहानुभूति नाम की चीज दुनिया में बची नहीं है। ये कितने हम्म, क्रूर, कितने इविल लोग हैं, वो सबको दिख रहा है, कितना जी घमंड दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जी अमेरिका में जो, क्योंकि देखो ट्रम्प के वोटर में दो टाइप के लोग हैं, एक इसराइल के सपोर्टर भी, एक इसराइल के विरोधी भी। हम्म, कि उनका बोलना है कि अमेरिका फर्स्ट है, इसराइल फर्स्ट। तो ट्रम्प भी अभी फंस हम्म, चुका है। इसलिए जेडी वान जा रहे हैं जी टीवी स्क्रीन पे बात करने के लिए। जेडी हम्म। वान जा रहा है, भाई जितना मारना था मार दिया, अभी हम लोग पीस की बात करेंगे। वहां नहीं तो क्या आप सत्ता मानते हैं कि परिवर्तन की भी, ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया है? अमेरिका, ट्रम्प को अमेरिका ने फंसा दिया जरूर है। और ट्रम्प ने ये ट्रंप जो को गलती अमेरिका की ने है, फंसा दिया या ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया? सॉरी सॉरी, ट्रम्प ने अमेरिका को फंसा दिया। अभी अमेरिका को तय जी करना पड़ेगा कि वो क्या इसमें से राजी। इसलिए इसलिए कहा कि एक तो ट्रम्प ने हमला किया विदाउट गोइंग टू द कांग्रेस सेनेट, उसका अधिकार ही नहीं हम्म, बनता, तुमने और एक युद्ध में झोंक दिया है। जी WMD झूठ इराक, न्यूक्लियर वेपन झूठ ईरान, ये सब दुनिया जानती है। ओके, सब हम्म, लोग जानते हैं पूरे झूठ के बुनियाद पे हो रहा है। तो अभी जो ट्रम्प ने जो दावा किया है, मतलब वो भी इजरायली लॉबी के प्रेशर में आकर, हम्म, जूइश लॉबी के पास, उसके पास ट्रम्प को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और ट्रम्प पैसे भी बिकता है, हमको पता है। तो ट्रम्प को बहुत सारा पैसा भी दिया गया है, और बहुत सारा ब्लैकमेल होता है, जेफरी एप्स्टाइन टेप्स या बलात्कार की टेप्स है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की हम्म, टेप्स है। ये सब ट्रम्प, ओबामा, क्लिंटन, बिल गेट्स, सबके खिलाफ ये एविडेंस है। इसलिए ट्रम्प ने कोई निकाला नहीं इस बार फाइल। इसलिए इलॉन मस्क ने जी जाते जाते बोल दिया था कि जेफरी एप्स्टाइन की टेप का है। तो ये जो सब हम्म, प्रेशर है जूइश लॉबी का अमेरिकन रूलिंग क्लास पे, वो भी टूट रहा है। हम्म, वो टूट रहा है अभी। इसलिए ये पूरा पॉलिटिकल नहीं, सिचुएशन, और वो टूटने का कार्य नहीं, भी जनता सड़क पे आई है अमेरिका में, यूरोप में। एक माहौल इसराइल जी के खिलाफ बना है। अभी वहां के पॉलिटिकल क्लास को एक अभी पोजीशन लेने के लिए आसान हो। और एक बात और अभिषेक जी, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क कौन बन सकता है? हम लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क में कितना प्रभाव है जूस का, मगर न्यूयॉर्क का जी मेयर बनने जा रहा है महमूद ममदानी, मीरा नायर का बेटा, जोरान ममदानी, सॉरी, महमूद ममदानी जी जो बड़े लेखक है, मीरा नायर जो बड़ी फिल्म राइटर है, हम लोग जानते हाँ हैं जानते डायरेक्टर हैं। है।
वाटर उनका और फायर बेटा को लेकर के, मीरा नायर की फिल्म को एग्जैक्टली लेकर के एग्जैक्टली उनका बनारस में बेटा कितना कुछ हो गया जोरान था। उनका बेटा जोरान ममदानी आज लीडिंग कैंडिडेट हो गया है न्यूयॉर्क में। वो हम्म, डिफीट करने जा रहे हैं मारियो कुओमो को, जो लीडिंग कैंडिडेट है जो जूइश लॉबी का। आज महमूद ममदानी एक गुजराती मुस्लिम इंडियन, वो हम्म, जीतने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, जिसने बोला कि मैं इसराइल नहीं जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क का काम करूंगा। और मैं हम्म। इसराइल इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो, मतलब उसको पूछा गया तुम इसराइल, जज इसराइल हैव द राइट टू एग्जिस्ट, तो बोला राइट टू एग्जिस्ट है, डज हैव राइट टू एग्जिस्ट जूइश मैं स्टेट। तो उसने दरअसल कहा कि थोड़ा, जूइश स्टेट नहीं, एज एन इक्वालिटी 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 जी वाला, सॉरी बोलिए। जी फिरोज भाई, मैं एक इसी मुद्दे पर लौट रहा हूँ। दो बड़ी अजीबोगरीब चीजें मैंने देखी है जी जी। जो बयानात आए, और उन बयानों पर गौर करें। एक तो ईरान की तरफ से बकायदा संसद में वहां की प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का 20% से बीस ज्यादा, टका लगभग एक चौथाई, लगभग बराबर। 1/4 क्रूड ऑयल, तेल बाप और रे गैस बाप। का व्यापार हो रहा है। बाप पूरी रे। दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी। उनके समर्थन में यमन आ गया। यमन ने कहा कि रेड सी का इस्तेमाल नहीं करने देंगे नहीं अमेरिकी जहाजों नहीं को। करेंगे। और जो ज्योग्राफी को समझने वाले लोग हैं, 1869 में जो स्वेज कैनाल, स्वेज नहर बनाया गया था, वो रेड सी और लाल सागर और मेडिटेरेनियन। भूमध्य सागर पर, मेडिटेरेनियन और रेड सी के को जोड़ने के लिए बनाया गया था, ताकि पूरा बराबर। अफ्रीका घूम करके नहीं जाना पड़े, इसलिए बनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। सवाल यह कि जब एक तरफ यमन जैसा देश, छोटा सा देश, ईरान के समर्थन में आ रहा है, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, इस समय पाकिस्तान क्यों विलन बन रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में खबर आ रही है सर कि पाकिस्तान के, ये अनकंफर्म सोर्सेस से है, मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सोर्सेस से खबर चल रही है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है अमेरिकी विमानों ने, टॉम हॉक के इस्तेमाल, मिसाइलों को छोड़ने के लिए, सबसोनिक मिसाइलों के लिए या बॉम्बर्स के लिए भी। ये आसिफ क्या मुनीर हो को रहा इसलिए है? तो बुलाया था, आसिफ मुनीर को कोई ना कोई कारण से तो बुलाया था। तो एक तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर का इलाका है, और पाकिस्तान का इस्तेमाल पहले भी हुआ है ईरानी बलूचिस्तान को में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो वो सब तो है, सीआईए और आईएसआई ने बहुत काम किया है ईरानियन बॉर्डर पे। अभी जी, इतना है कि पाकिस्तान में जो माहौल है पूरा प्रो ईरान है, पूरा प्रो ईरान है, लोग सड़कों पे ईरान ईरान के लिए। 25% आबादी पाकिस्तान में शियाओं की भी है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा कोई कारनामा किया है तो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। एक तो ट्रंप को जाके पीस प्राइज दे दो, वो मूर्खता वाली बात है। वो जी, ट्रंप जो यमन में नरसंहार, गाजा में नरसंहार, ईरान को अटैक, वो जाके आसिम मुनीर बोल रहा है कितना मस्का मारेगा भाई तू। ओके, तो पॉइंट इज के पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अगर आप जो बोल रहे कंफर्म्ड है, क्योंकि इस बार सऊदी ने भी अपना स्पेस वगैरह नहीं दिया, एयरफील्ड नहीं दिया। दे हैव टू गो टू गुआम नियर फिलीपाइंस, एंड जो डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में जो आइलैंड है, वहां से ये रिपोर्ट आई थी कि वहां से टेक ऑफ हुआ है। किसी भी अरब कंट्री ने अपनी एयरफील्ड दी नहीं है। यहाँ तक कि जी, पाकिस्तान की एयरफील्ड की बात आई थी, मगर अगर वो एयरफील्ड की बात सही होती कि वहां से टेक ऑफ हुआ है, तो अभी तक एक खबर आ जाती है, तो सैटेलाइट पे सब चीजें रिकॉर्ड होती। मगर अगर आप बोल रहे अनकंफर्म्ड है, तो उसको वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पे दबाव आ भी रहा है कि वहां से तुम्हारे बॉर्डर से ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाए। बट आई डोंट थिंक ये जी, टाइम पे जो दुनिया का माहौल जिस दिशा में जा रहा है, पाकिस्तान ऐसी कोई गलती करेगा। जी। दो महत्वपूर्ण सवाल है। पहला यह है कि क्या, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी आ रही है, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला सवाल यह है आपसे कि जो कहा जा रहा है कि ईरान को खुश करने के लिए अमेरिका ने इस ढंग से ईरान पर हमला किया, इजराइल को खुश करने के लिए, कि इजराइल भी ऐसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है, या छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि अच्छा वो तुमको डरा रहा है, मार रहा है, चलो उसको मारते हैं, हम्म। और फिर पीठ पर हाथ ऐसे रख करके लोग मार देते हैं किसी को, छोटे बच्चे को खुश करने के लिए। उस तरह से सही कि बात। चलो ईरान पे धप्पा मार दिया, बराबर। और ईरान, हाँ, ताकि इजराइल का ईगो सेटिस्फाई हो जाए और सीज फायर का ग्राउंड बन जाए। क्या लगता है, अमेरिका जिस ढंग की चीजें कर रहा है, इजराइल को भी, ईरान को भी, सॉरी, अपना गुबार निकालने का मौका मिल गया कि हम अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और ये किस तरह से ये सारी चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है इसमें? अभिषेक जी, जो हिटलर ने गलती की थी 1941 पे, यूएसएसआर का फ्रंट, रशिया के खिलाफ लड़ाई का फ्रंट जो खोल लिया था, और उससे वर्ल्ड वॉर 2 की पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया था।
वही गलती की है नेतन्याहू ने ईरान पे हमला करके। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद इजराइल का पराभव ही है, इट इज गोइंग टू लूज। ओके। और उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि इजराइल के लोगों को भरोसा नहीं है उनकी आर्मी पे। बोले कि भाई बेन गुरियन एयरपोर्ट खोलो, हाइफा का बोर्ड दे दो, $5,000 पर हेड, $5,000 पर हेड की टिकट चल रही है टू रन अवे फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम हाइफा ओके टू साइप्रस। इजिप्ट के बॉर्डर्स पे लोग भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या? और ईरान में क्या हो रहा है? जनता सड़क पे आ रही है जुम्मे के दिन, खुले आम आ रही है। जहां तक हमको पता है कि इजरायली मिसाइल ने सिविलियंस को 500-600 ईरानी सिविलियंस को मारा है। फिर भी ईरान के लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि भाई हम हमारे देश के साथ है, जो करना है कर लो। इजराइल के लोग भाग रहे हैं, तो कौन, किसकी जीत हो रही है? और आपकी बात सही है कि ट्रंप ने करने के लिए कुछ कर लिया और उसके बाद अभी नेतन्याहू लटक गया बुरी तरीके से। जेडी वांस बोल रहे हैं हम लोग आने नहीं वाले, जो करना था कर लिया, अभी पीस के लिए बैठो। अभी तुम्हारे साथ पीस के लिए कौन बैठने वाला है? ओके। और ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स है जिसका जवाब अमेरिका के पास है ही नहीं। वो जो 15 मैक वाले मिसाइल्स है, वो जब एटमोस्फेयर में जाते हैं और जब नीचे आते हैं तो दे कम कर्विंग, वो सीधे लाइन में भी नहीं आते। तो जो थैड और ये डोम, आयरन डोम और ये जो सब है डेविड स्लिंग, कुछ काम के नहीं आ रहे। और आज देख ही लिया कि आज ईरान ने जिस लेवल पे मारा है उनको, इजराइल के पास कोई उत्तर ही नहीं है। ओके। बेन गुरियन एयरपोर्ट खोल दो, 2 हफ्ते के अंदर आधा देश खाली, और 2 हफ्ते के बाद 90% खाली, लोग रहेंगे नहीं। इजराइल बना था सपोजिटली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द जूइश पीपल, इसलिए बना के उनके सुरक्षा के लिए। अरे सुरक्षा देना था तो वहां देते यूरोप में भाई उनको, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी खत्म हो गया था, एक जगह देते उनको। आपने डाल दिया ऐसी जगह पे कि हाँ ठीक है फिरोज जी, उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे, अभी समय कम है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, पूरी दुनिया को पता है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का सिग्नेटरी है, उस पर हस्ताक्षर किया। इंडिया ने भी नहीं किया, ना एनपीटी पर किया जो 1970 में आई, और न ही देवेगौड़ा सरकार के समय में भारत के ऊपर जो दबाव डाला गया सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उस पर इंडिया ने, दोनों पर नहीं किया। बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण किए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों की बात की, लेकिन एनपीटी का सिग्नेटरी वो खुद है, ईरान। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यदि आप पुराने दिनों को याद करें, तो अमेरिका के सहयोग से शुरू होने वाला कार्यक्रम था। अब अमेरिका किस मुंह से ये बात दुनिया को जाके जस्टिफाई करेगा कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए काम नहीं कर रहा था, ईरान पश्चिम एशिया में एग्रेशन को बढ़ा रहा था, ईरान शांति भंग कर रहा था? ये किस मुंह से जाकर के वो कहेगा? क्योंकि हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी जो भूमिका रही है ईरान की, काबिल तारीफ रही है। और वो घटना तो आपको याद भी होगी, अगर भारत के संदर्भ में कहें तो, कि क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को चला जाता है कि पाकिस्तान का मानवाधिकार का प्रस्ताव नरसिम्हा राव ने वाजपेयी को भेज दिया, और 4 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का नेता बना के, और उन्होंने गिरा दिया। जबकि यहाँ तो बिस्तर पर पड़े हुए विदेश मंत्री की जगह एम्स में किसी दूसरे आदमी को बिस्तर पर लिटा दिया गया, और दिनेश सिंह विदेश मंत्री को व्हील चेयर पर, स्ट्रेचर पर ईरान तेहरान भेजा गया चुपचाप, और तेहरान जाकर वो हाशमी रफसंजानी से मिले। और ईरान की वजह से ईरान ने वहां पर इस्लामिक देशों के बीच में पाकिस्तान का समर्थन कम कराया, और कहा कि नहीं, मानवाधिकार का की बातें कश्मीर के बारे में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो ईरान की ये स्थिति रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सह अस्तित्व की बात करने वाले देशों के साथ। अब चूंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा, ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी और अमेरिका के सहयोग से शुरुआती दिनों में परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ाने वाला देश है। क्या लगता है अमेरिका अपने कदम को अब कैसे जस्टिफाई करेगा कि वो तब सही था या आज जो कर रहा है वो सही है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी है? नहीं, बात सही है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी तो जीरो से बदतर हो गई है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड है। मैं बोलता हूँ अमेरिका के स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचे। वो बोलते हैं इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल नो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है अमेरिका का। जहां तक मामला है, जिसको मारना है, जिसको उठाना है, जिसको पीटना है, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जीरो। ट्रम्प का तो कुछ मतलब ही नहीं है, कोई बोलना है उसका कोई महत्व नहीं है। तो मेरा बोलना है कि जो जो नेतन्याहू के साथ जाता है वो बर्बाद हो जाता है, जो जो इजराइल के साथ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और मोदी के लिए ये भी सबक है। मोदी जब से नेतन्याहू के साथ आइडेंटिफाई हुए हैं, पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो चुका है। जब से भारतीय सरकार इजरायली सरकार के साथ, रेजिम के साथ आइडेंटिफाई हुई है, क्योंकि वो नाची सरकार है,
वो देश बनना, ब्रिटेन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना फ्रांस की है, ना जर्मनी की है। ये सब कंप्लिसिट है गाजा के नरसंहार में। ये क्या मुंह लेके जाएंगे मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ऑर्डर, कुछ मतलब नहीं है। पॉइंट है कि एक नया वर्ल्ड बन रहा है रूस और चीन और ईरान के लीडरशिप में। दिस इज द न्यू RIC। मोदी के कारण हम लोग ने अपना स्थान गंवा दिया, स्टेक कमजोर कर लिया है। ये बात तो जरूर है कि इनकी विदेश नीति ने भारत के स्टेक को, भारत के दावे को नहीं, हम लोग ने अपना मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कमजोर किया है। हमारा दो कारण से अभी जो हाल ही में 10 दिन में हुए, यूनाइटेड नेशंस में गाजा सीज फायर पे जाके एब्सटेन करना वो शर्मनाक बात है। यहाँ तक कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने भी इजराइल के खिलाफ वोट किया, वहां तक भी हम लोगों ने एब्सटेन किया। फिर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट निकला था, जो इजराइल को कंडेम किया ईरान पर अटैक के लिए, भारत ने बोला हम उसका पार्ट नहीं है, हम लोग ने अपना अपना डिप्लोमेटिक पोजीशन ले लिया। क्या डिप्लोमेटिक पोजीशन है भाई, जरा आप साथ में बैठकर बात करो। आप इजराइल को कंडेम कब करोगे उसके गुनाह के लिए? आज भी जो पेलेस्टीन के साथ मोदी जी की बात हुई, उन्होंने बोला कि शांति बनाए रखो टाइप कुछ बात है। ओके, अरे भाई जो अग्रेसर है तुम कंडेम करोगे कि नहीं उसको? क्या आपका फिर कोई इंटरनेशनल आखिरी सवाल पे फिरोज जी, आखिरी सवाल पे मैं आ रहा हूँ, संक्षेप में जवाब चाहिए मुझे। जी जी। रूस के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हैं जी, और रूस के दौरे पर विदेश मंत्री वहां के हैं, जिनेवा में भी थे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जुटाने की कोशिश की। क्या लगता है जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल को खुश करने के लिए, कह सकते हैं कि जो कि तबाही के मंजर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए हैं, तो सांकेतिक हमला ही कह सकते हैं, वो छोटे बच्चे वाला जो मैंने उदाहरण दिया, वो क्या लगता है अब सीज फायर की बुनियाद तैयार करने के लिए ये सांकेतिक हमला किया गया है? और क्या रूस इसमें मध्यस्थ की भूमिका में अब सामने आएगा, पुतिन सामने आएंगे? बात सिंपल है, मेरा बोलना है कि अभी सीज फायर सिर्फ ईरान के साथ नहीं होगा। सीज फायर होगा तो गाजा को लेकर बातचीत होगी। ईरान के साथ सीज फायर हुआ और गाजा में नरसंहार चला तो वो सीज फायर का कोई मतलब नहीं, ईरान नहीं तैयार होगा। मतलब गजा के बिना सीज फायर नहीं होना फिलिस्तीन के चाहिए, बिना सीज फायर नहीं, सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हमला ईरान पे फिलिस्तीन के लिए हो रहा है। ओके, तो सीज फायर का मतलब है कि क्या ईरान और ये सब लोग ये पूरी लड़ाई से बाहर हो जाए? ये नहीं होने वाले। तो अगर आपको टेबल पे बैठना है तो पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर सॉल्यूशन लाओ कि गाजा का सीज फायर, और मेरा बोलना है इसके साथ ये भी कि अमेरिकन बेसेस को निकालो। इराक के पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास किया है, पार्लियामेंट 5 साल पहले, कि अमेरिकन बेसेस हटाओ। ये दुनिया भर की डेमोक्रेसी की बात करता है, इराक की पार्लियामेंट ने बोला तुम्हारी बेसेस हटाओ, अभी तक वैसा है। ओके, तो ये जितने और जहां जहां मिलिट्री बेस है अमेरिका, वो देश बर्बाद हो जाते हैं, वो पूरा इलाका इनस्टेबल हो जाता है। जो अफ्रीका में से क्यों निकाल रहे फ्रांस और अमेरिका को? इब्राहिम ट्राओरे और बुर्किना फासो क्यों लीडर बन चुके हैं? अफ्रीका में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज अभी मिडिल ईस्ट का ये बोल रहा है अभिषेक जी, दिस इज द लास्ट वॉर ऑफ लिबरेशन फॉर द मिडिल ईस्ट। ये आखिरी जंग है वेस्ट एशिया की आजादी की। इसकी आजादी अंत में फिलिस्तीन की आजादी के साथ ही जुड़ेगी, और फिलिस्तीन की आजादी है दुनिया की आजादी। क्योंकि अमेरिका में भी माहौल बन रहा है जूइश लॉबी का जो पागलपन वाला कंट्रोल है, जिसमें अमेरिका बर्बाद हो रहा है। कोई एम्पायर ऐसे नहीं कंट्रोल करती अपने देशों को, अपने वैसल स्टेट्स को। आज अमेरिका का 75-80 साल पहले यहाँ कोई दुश्मन नहीं था इस इलाके में, मगर जब से इजराइल का दामन पकड़ा है उसने, या इजराइल ने उसका दामन पकड़ा है, तो आज सब शत्रु बन गए। ये कोई एम्पायर चलाने का बुद्धि वाला तरीका नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जो हालात बन रहे हैं, जी कुछ कह रहे हैं? जी बोलिए बोलिए। नहीं, मेरा बोलना है कि ये अंतिम दौर आ रहा है, अगले 2-3 साल में फिलिस्तीन का परिणाम आ जाएगा। इजराइल अगर नहीं सुधरा तो वो खत्म हो जाएगा। आज भी उसको मौका है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात है वो समझ ले, या कुछ लोग बोल रहे कि एक 1 सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट बने, या दोनों लोग एक साथ रहे, एक अलग किस्म का देश बने, मगर एक इक्वल स्टेट हो। ठीक है, तो ये दोनों बातें चल रही है, मगर अभी सोल्यूशन नहीं आया। तो इजराइल खत्म होने जा रहा है। उसके लोग तो बता दिए कि हम तो जा रहे हैं वहां। तो देश में लोग नहीं रहेंगे तो आपका देश क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देश सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं होता, नागरिकों से बनने वाला समाज किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, उसमें अमेरिका के सांकेतिक हमला कहें या वास्तविक हमला कहें, ट्रंप प्रशासन के दावे की बात करें, या फिर IAEA की तरफ से विकिरण नहीं हुआ है, न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है, उसके दावे की बात करें, इन सब दावों के बीच इजराइल में जिस प्रकार की चुप्पी दिखाई दे रही है, इजराइल जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि सीज फायर के लिए अमेरिका के पीछे जाकर के छुपने की कोशिश इजराइल की दिखाई दे रही है,
उन कोशिशों को यदि मौजूदा दौर में देखा जाए, कम से कम कल रात की घटना के बाद, ऑपरेशन मिडनाइट एयर के बाद यदि देखा जाए, तो अब इतना ही दिखाई देता है कि सीज फायर संभवतः 48 से 72 घंटे से ज्यादा दूर है। और सीज फायर जब उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो उस सीज फायर को भी क्या अस्थायी या टेम्पररी सीज फायर ही, टेम्पररी युद्ध विराम ही माना जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ईरान कह रहा है कि अब उसे गजा और फिलिस्तीन का सॉल्यूशन चाहिए, अन्यथा वो किसी भी प्रकार के समझौते के लिए नहीं झुकेगा। तो जब बात झुकने और झुकाने की हो रही है, तो उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे युद्ध के बाद, इस पूरे बदले हुए हालात के बाद, क्या अब इजराइल इस स्थिति में है कि वो फिलिस्तीन और गजा के इलाके पर अपना दावा करने की हैसियत में खुद को देख सके? दरअसल यही वो मूल सवाल है, जिस सवाल के इर्द गिर्द सीज फायर की परिस्थितियों के बनने और न बनने की सूरत पैदा होती है। देखिए अगले 48-72 घंटों में क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि 48-72 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए फिरोज मिथीबोरवाला जी, आपने समय निकाला, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े। और जब भी मिडिल ईस्ट की बात होती है, पश्चिम एशिया की बात होती है, वेस्ट बैंक की बात होती है, तब अचानक हम लोगों के बीच में जो एक्सपर्ट के तौर पर जो नाम 4-5-7 नाम जो दिखाई देते हैं, उसमें से एक नाम आपका सबसे पहले बरबस ही आता है, क्योंकि जितनी स्टडी आपकी है, चलती फिरती किताब है उस मामले के। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। थैंक यू। आप भी कम नहीं हो भाई साहब, आप भी कम नहीं हो, आपका भी साथ मजा आता है। अरे